ऐश ने एक हाथ में तलवार पकड़कर आगे बढ़ी और कमरे में घुस गई। उसने आसपास देखा ताकि ये कंफर्म कर सके कि कोई खतरा नहीं है। फिर उसने टिली और बाकी सबको अंदर आने दिया। सब ठीक है, आओ, ऐश ने कहा। कमरे की दीवारों पर लटकती टॉर्चों से एक विशाल हॉल खुला, लेकिन इसके बावजूद यह खाली और सुनसान लग रहा था। सिर्फ कुछ टेबल्स और चेयर्स थीं और उन मैजिक स्टोन्स के बिना जो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी। तभी टिली ने कुछ नोटिस किया। ऐश देख, टिली ने कहा, अपनी नजर एक कोने पर डालकर। ऐश ने देखा जब टिली ने हरे मॉस को खींचकर एक जेम को एक्सपोज किया जो दीवारों में आधा दबा हुआ था। टिली, क्या तुम्हें लगता है तुम इसे निकाल सकोगी? ऐश ने पूछा, लेकिन जेम हिलने को तैयार नहीं था। टिली सोच में पड़ गई और अपने हाथ प्रिज्म पर रखा, आंखें बंद कर ली। अचानक प्रिज्म के बीच एक रोशनी की किरण चमकी, पर फिर से एक घमास्ट साउंड सुना गया, जैसे कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया हो। हाँ, क्या हो रहा है? टिली ने घबराहट में कहा। हॉल में हलचल मच गई। सेलर्स परेशान होकर उठ गए। ऐश ने तुरंत टिली को उठाया और पीछे हट गई। सडनली एक लोहे की चेन नीचे गिर गई और एक दरवाजा खुल गया। दीवारों पर छोटी छोटी होल्स बन गई। हर एक में एक स्टोन था जो शुद्ध सफेद रोशनी इमिट कर रहा था। वाह, ये स्टोन्स तो इटर्नल विंटर किंगडम के स्नो क्रिस्टल्स जैसा लग रहा है, थंडर ने हैरानी से कहा। पर ये तो 2 गुना चमक रहे हैं। एक फिस्ट साइज स्टोन का दाम हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड रॉयल्स तक हो सकता था। फिर उन्होंने एक नए कमरे में कदम रखा, जहां वुडन टेबल्स, चेयर्स, बुक शेल्व्स और कैबिनेट्स बिल्कुल इंटैक्ट थे, पर सर्फेसेस पर गहरी धूल थी और कॉबवेब्स के निशान अब भी नजर आ रहे थे। टिली ने एक खुली किताब उठाई, धूल को हल्के से साफ करते हुए, और पन्ने पलटने लगी। उसकी आंखें उस अनजान भाषा की तरफ घूम गईं, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी उन्होंने एक अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा। पहली नजर में यह एक मोटी लोहे की ट्यूब लगी, जैसे कोई नेविगेशन टेलीस्कोप हो। थंडर ने उस लेंस के जरिए देखा, लेकिन उसने केवल अंधेरा देखा। यह तो पिच ब्लैक है, उसने कहा, थोड़ा हैरान होते हुए। ऐश ने दीवार पर एक कॉपर प्लेट देखा, जिसमें एक छोटी सी होल थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चाबी को डालने के लिए बनी हो। उसने हैंडल पकड़कर पूरी ताकत से खींचा और पूरी कॉपर प्लेट दीवार से अलग हो गई। देखो, यहाँ एक बड़ा मैजिक स्टोन है, ऐश ने देखा। जब उसने प्लेट के पीछे एक बड़ा मैजिक स्टोन देखा जो पर्पलिश रंग का था, टिली ने तय किया कि वह अपने मैजिक से इसे एक्टिवेट करेगी। उसके माथे पर बीड्स ऑफ स्वेट आ गए थे, लेकिन वह अपनी कोशिश करती रही। उसने महसूस किया कि यह मैजिक स्टोन उसकी मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे कि इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चालू हो रहा हो। जब टिली की मैजिक खत्म होने लगी, पूरा कमरा हिलने लगा। डस्ट ने थंडर को खांसी करने पर मजबूर कर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली, जो ट्यूब के एंड पर दब गई थी, तो उसकी जुबान बंद रह गई। वहां एक विशाल भूमि का दृश्य था, जहां क्लिफ्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो घेरने वाले हों। क्लिफ के बीच एक बहुत बड़ा स्टोन आर्चवे था, जो अंदर से गहरा और काला था, जैसे कोई बड़ी मॉल किसी भी डेयरी को गालिब करने को तैयार हो। कुछ दिन बाद मेजी ने एक लेटर लाया। रोलैंड ने पेपर को खोला और मेजी को एक बीफ जर्की दी। उसने जल्दी से जर्की खाई और फिर टेबल के पास पैरों में अपना सिर रख दिया। लेटर शुरू हुआ। प्यारे भाई, यानी प्रिंस रोलैंड विंबलडन, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा और मैं तुम्हारी सोच से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन उसने लिखा कि उसे समझ नहीं आया कि रोलैंड ने अचानक अपना लाइफस्टाइल क्यों बदला और विचेस की मदद करने लगा। लेकिन अब जब तुमने यह रास्ता चुना है, चर्च हमारा आम दुश्मन बन गया है, लेटर में लिखा था। टिली ने लेटर में बताया कि उसने खुद एक विच बन गई है और अपनी विचेस की टीम को लीड कर रही है। रोलैंड को ऐश और मेजी की तरफ से भी सपोर्ट मिला। टिली ने रोलैंड की एबिलिटी एवोल्यूशन थ्योरी और स्टीम इंजन में रुचि दिखाई। उसने अलायंस बनाने का फैसला किया और कहा कि वह ऑक्सिलरी एबिलिटीज प्रदान करेगी। उसने कुछ विचेस के एबिलिटीज की सूची रोलैंड को दी और मेजी के जरिए यह भी बताया कि वे अगले महीने निकल सकते हैं, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ग्रुप को 5 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए और प्रोटेक्शन अरेंज करनी चाहिए। टिली चाहती थी कि रोलैंड स्लम्बरिंग आइल के विचेस को वैसे ही ट्रीट करे जैसे अपने टेरिटोरी के विचेस को करता है। आखिर में उसने चर्च की ऑपरेशन खत्म करने की इच्छा व्यक्त की और एक नई ऑर्डर बनाने की बात की, जहां विचेस के अलावा सभी को न्याय मिले। रोलैंड ने लेटर को एक तरफ रखकर एक इनडिस्क्राइबेबल खुशी महसूस की। उसने मुस्कुराते हुए पेपर को संभाला और फिर से एक और बीफ जर्की निकाली और मेजी को दी। उसने अपना मुंह खोला, जर्की को चूसा और 2 बाइट्स में ही गलती कर ली। फिर ओबीडियंटली उसने अपना सिर टेबल पर रखा, फेदर्स में छुपते हुए।
मैं तो कभी नहीं सोचता था कि टिली मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगी, रोलैंड ने सोचा। उसका जवाब उसकी उम्मीद से ज्यादा ही चौंकाने वाला था। टिली की ओपननेस और एंथुजियाज्म ने उसे महसूस कराया कि जैसे उसने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एलाय पा ली हो। अब उसके साथ होने से चर्च के खिलाफ लड़ने में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन रूट का तो मैंने अच्छे से सोच लिया है, उसने सोचा। जितना वह इस बारे में सोचता गया उतना ही एक्साइटेड होता गया, लेकिन उसकी सोच को एक अचानक एक्सप्लोजन ने तोड़ दिया। क्या यह दुश्मन का अटैक है? वह सोचते हुए झट से खिड़की खोलकर देखने लगा। यह केमिकल लैबोरेटरी की तरफ से था। रोलैंड क्रिम्सन वाटर रिवर के पास लैबोरेटरी की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि नुकसान उतना गंभीर नहीं था जितना उसने सोचा था। वाहन काइल सीची जमीन पर पड़ा था और खून के निशान एक्सीडेंट साइट से फ्रंट डोर तक जा रहे थे। काइल का चेहरा धुंधला था, खून और पुस की मिलावट से जो एक्सप्लोजन के दौरान कोरोसिव एसिड से स्प्लैश हुआ था। उसकी हाथ से कुछ उंगलियां गायब थी और मान से सफेद हड्डियां दिख रही थी। अप्रेंटिसेस ने पहले ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दी थी, जो यह दर्शाता था कि उन्होंने क्रिम्सन वाटर सिटी में ऐसे ही इंसिडेंट्स का सामना किया था। उन्होंने इंजर्ड को इवैक्यूएट किया, टूर्निकेट्स लगाए और मदद मांगी। रोलैंड ने अपने गार्ड्स को एंट्रेंस सिक्योर करने और नानोला का इंतजार करने को कहा। फिर वो कार्टर के साथ साइड रूम में गया एल्केमिस्ट की उंगलियां ढूंढने के लिए। यदि वो छोटी लड़की उसकी चोटों को ठीक भी कर दे तो भी वो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएगा बिना उंगलियों के, रोलैंड ने सोचा। ये बॉर्डर टाउन के लिए बड़ा नुकसान होगा। जब वो रूम में घुस गया तो एक अनप्लेजेंट ओडर उसके नाक में आई। उसने पहचाना ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की स्मेल है। लेबोरेटरी टेबल पर ग्लास बॉटल्स टूटी हुई थी और एसिड टेबल टॉप पर बह रहा था, जो जमीन पर पडल्स बना रहा था। उसकी नजर एक पिक्यूलियर शेप्ड बॉटल पर गई जो लैब टेबल के ऊपर स्टोरेज कैबिनेट में थी। जब उसने बॉटल उठाई तो देखा कि यह मार्केट में बेची जाने वाली हार्ड लिकर है। हैरानी की बात यह थी कि बॉटल का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था, सिर्फ थोड़ा ही बचा था। तभी गार्ड्स ने ननोला के आने की रिपोर्ट दी। रोलैंड ने कार्टर को ग्लास के शार्ड्स के बीच में सेवर्ड फिंगर ढूंढने के लिए छोड़ दिया और लेबोरेटरी के फ्रंट डोर पर लौट गया। ननोला के लिए इस लेवल का ट्रीटमेंट अब रूटीन बन गया था। पहले जो लड़की खून देखकर बेहोश हो जाती थी वो अब बहुत बदल चुकी थी, अपनी एबिलिटीज और हिम्मत दोनों में। मैं अब इन छोटी छोटी चोटों को सीधे ठीक कर सकती हूँ, ननोला ने गर्व से कहा। उसने अपने हाथ एल्केमिस्ट के चेस्ट पर रखे, आंखें बंद की और तुरंत ही काइल की चोटों में बदलाव आने लगा। उसका चेहरा जल्दी से ठीक होने लगा, पहले जैसा। हैरानी की बात यह थी कि उसकी सेवर्ड उंगलियां भी बाहर निकलने लगीं, लेकिन धीरे धीरे। पहले हड्डियां बढ़ीं, फिर मांस और आखिर में नेल्स और स्किन। इस प्रोसेस में लगभग 15 मिनट लगे। वाह, ये तो कमाल है, रोलैंड ने सोचा जब वो देखता रहा। फ्लैश और फाइनली नेल्स और स्किन। काइल की उंगलियां पूरी तरह से रिजेनरेट होने में लगभग 15 मिनट लगे। तभी गार्ड ने रिपोर्ट दिया कि सिर्फ 3 उंगलियां मिली हैं और एक उंगली पूरी तरह से एक्सप्लोजन में खत्म हो गई हो सकती है। ये तुमने कब सीखा? रोलैंड ने हैरानी से पूछा। ननोला मुस्कुराई और जवाब दिया, लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने चिकन के साथ ट्रेनिंग की थी। मुझे लगा कि सेवर्ड लिम्स को ग्रो बैक करने की जरूरत नहीं है, बस अगर मैं काफी मैजिक पावर डाल दूं तो ये धीरे धीरे रिजेनरेट हो सकता है। ननोला ने याद किया कि रोलैंड ने कहा था कि इंसान के शरीर का हर हिस्सा सेल्स से बना होता है, तो अगर सेवर्ड एरिया पर सेल्स की कमी हो तो मैजिकल पावर उसे कॉम्पेंसेट कर सकता है। उसने सोचा, क्यों ना पूरे लिम्ब को रिपेयर करने की कोशिश करें, और ये उसने करके देखा। लेकिन उसका मैजिक पावर अभी भी बहुत लिमिटेड था, इसलिए अगर वो हाथ या लोअर लेग होता तो वो ये नहीं कर पाती। काइल धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, जैसे उसने जो कुछ महसूस किया था भूल रहा हो। अचानक वो उत्सुकता से कूद गया और बोला, मैंने कर दिया, मर्क्यूरी फुलमिनेट। ये जानकर वो चौंक गया कि मिसिंग रिएक्टेंट अल्कोहल था। उसने इससे पहले कई मटेरियल्स को टेस्ट किया था बिना किसी प्रोग्रेस के। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बाहर गया और कुछ लिकर खरीदी। फिर उसे याद आया कि उसने बेसिक केमिस्ट्री में सीखा था कि अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और कुछ रिएक्शंस के लिए जरूरी है। तो उसने हार्ड लिकर को डिस्टिल और प्यूरिफाई किया और 6 अटेम्प्ट्स के बाद वो आखिरकार सफल हो गया। जब उसने टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट फिल्टर किया तो अचानक एक्सप्लोजन हो गया। रोलैंड खुश था, लेकिन उसने अब भी ये चाहा कि काइल अपनी सेफ्टी को पहले रखे। उसने ननोला की तरफ इशारा किया और कहा, अगर ननोला ना होती तो तुम्हें कैसे बचाती? गुड हेवेंस, क्या तुम कह रहे हो कि ये विच इंजरीज को क्योर कर सकती है जो एल्केमी या केमिकल एक्सपेरिमेंट से होती हैं? काइल ने बीच में ही कहा।
योर हाइनेस, ये तो वाकई में कमाल है। इसके साथ होने से मुझे अब किसी भी डेंजर की चिंता नहीं रहेगी। मैं अब सब कुछ टेस्ट कर सकता हूँ। काइल का रिएक्शन रोलैंड की उम्मीद से काफी अलग था, लेकिन इस नए विकास के साथ फिक्स बुलेट्स के लिए परकशन कैप आखिरकार उम्मीद दिखाने लगा। रोलैंड अपने ऑफिस में लौटकर नए मशीनरी के डिजाइन्स पर काम करने लगा। जब पहला आर्मी और विचेस कैपिटल गए, तब वो बिल्कुल भी आइडल नहीं था। इसके विपरीत रोलैंड को लगा कि वो पहले से ज्यादा बिजी है। बॉर्डर टाउन को 6 महीने के अंदर हजारों लोगों को रहने लायक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और डॉर्मेटरीज बनाने की जरूरत थी। इसके अलावा चोंगजी स्ट्रॉन्गहोल्ड में आउटब्रेक हो गया था और पेट्रोव ने रोलैंड से मदद मांगी थी। नया डिजाइन किया गया स्मेल्टिंग फर्नेस भी सफलता से बन गया, जिसका स्टर्डी कास्ट आयरन एक्सटीरियर था, क्ले ब्रिक्स इनर लेयर के रूप में, और सरोया की मिट्टी का कोटिंग था जो हीट रेजिस्टेंस में बेहतरीन था। ये फर्नेस एक बार में लगभग 50 टन मोल्टन स्टील प्रोड्यूस कर सकता था। अपने ऑफिस में लौटकर रोलैंड ने ड्रॉअर से फिफ्थ प्रिंसेस के लेटर्स के साथ पार्चमेंट पेपर निकाला और डेस्क पर फैलाया। अंत में वो अनचाहा समय आ गया था, विजिटिंग विचेस का सिलेक्शन। रोलैंड पूरी उत्सुकता से भरा हुआ था और उसमें थकान का कोई निशान नहीं था। उसने एक पार्चमेंट खोला और अपना जवाब लिखना शुरू किया। उसने देर से जवाब देने के लिए माफी मांगी और टिली के फैसले से अपनी खुशी और संतोष व्यक्त किया। उसने ये भी माना कि आज जो भी सफलता मिली है वो विचेस की मदद से ही संभव हुई है। उसने इस आइडियोलॉजी को पूरे वेस्टर्न क्षेत्र और किंगडम में फैलाने की तमन्ना रखी। इसके लिए उसे पूरी चर्च को खत्म करना होगा और लोगों को इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन से आजाद करना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी जिसमें टिली की मदद की जरूरत होगी। जब वह विस्तार से बात करेगा तो टिली से सामने मिलने की इच्छा व्यक्त की। अंत में उसने 5 सिलेक्टेड विचेस के नाम लिखे: टरेन शेपर लेन, स्टेट प्रिजर्वर कैंडल, ब्रू मास्टर एवलिन, बीस्ट टैमर हंटिंग और ट्रू साइट सीयर सिल्वी। पहली आर्मी एक्सपीडिशनरी फोर्स और विचेस का बॉर्डर टाउन में वापस आना हो गया। नाइटिंगेल भी वापस आ गई। रोलैंड चाहते थे कि वो अच्छे से आराम करे क्योंकि वो पिछले महीने से थकी हुई थी। एक पल की खामोशी के बाद रोलैंड ने सोचा कि नाइटिंगेल अपने जज्बात को उस विच के लिए नहीं भूल पा रही है जो उनके खिलाफ थी। नाइटिंगेल ने कहा, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैंने उसे वेंडी पर निशाना लगाते देखा तो मुझे समझ आ गया कि कुछ भी उसे नहीं रोक सकता। रोलैंड ने थोड़ा रुककर कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम टिमोथी की मिलिशिया को हराकर वापस आए थे, तुमने मुझसे क्या कहा था? नाइटिंगेल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह तुम्हारा कसूर नहीं है ना? रोलैंड ने उसे तसल्ली दी। वो विच तो चर्च के द्वारा बचपन से बढ़ाई गई है। हम अलग हैं। तुमने वेंडी और दूसरों को बचा लिया। नाइटिंगेल मुस्कुराई, जानकर कि रोलैंड उसे तसल्ली दे रहा है। उसने दुश्मन के लिए कोई गम नहीं महसूस किया। उसने शिप पर उनके साथ बिताए पलों में इसे समझ लिया था। रोलैंड को सुकून मिला कि नाइटिंगेल खुद को खोई या कंफ्यूज्ड महसूस नहीं कर रही थी। अचानक नाइटिंगेल ने मुड़कर रोलैंड से एक ऐसा सवाल किया जो उसके चेहरे को लाल कर दिया। तुम अन्ना के साथ इन दिनों क्या कर रहे हो? नाइटिंगेल की आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसकी आंखें प्रिंस पर टिकी रहीं। तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? रोलैंड ने 2-3 बार खोख ली, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। उसने हर दिन रेफ्यूजी को रिसेटल करने में इतना बिजी रहने की वजह से एना के साथ प्राइवेट मोमेंट्स का थोड़ा मौका मिला था। नाइटिंगेल की आंखें अचानक चमक गईं, जानकर कि रोलैंड झूठ नहीं बोल रहा। रोलैंड अपनी बात खत्म करने से पहले नाइटिंगेल अचानक गायब हो गई। फिर उसने महसूस किया कि एक नरम झुकी हुई लिप्स उसके अपने पर हैं। एक पल के लिए बस छू गई। काफी समय बाद उसने समझा कि क्या हुआ। नाइटिंगेल अचानक गायब हो गई और उसने उसके कान में कहा, मैं कुछ नहीं बदलना चाहती और मैं तुम्हारे और अन्ना के बीच नहीं आना चाहती। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, बस इतना ही। मैं तुम्हें नहीं दिखाने के लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे तुम्हारा सामना करूं। योर हाइनेस, क्या तुम मुझे नफरत नहीं करते? रोलैंड जानता था कि उसके लिए नाइटिंगेल से नफरत करना संभव नहीं था। उसके दिल में बैठकर करने वाली रुकावट 20 साल की इनग्रेन्ड बिलीफ से थी। उसकी फीलिंग्स नाइटिंगेल के लिए सिर्फ पसंद से आगे थी और उसने इस बात को खुद से धोखा नहीं दिया। तो उसने धीरे से कहा, चलो कुछ नहीं कहते, ये तुम्हारा कसूर नहीं है और मैंने बस वही किया जो मैं करना चाहती थी। जब रोलैंड ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने देखा कि लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या हाल है बॉर्डर टाउन? उसने मुस्कुराते हुए कहा। सबने मिलकर तालियां बजाई। एना ने याद किया कि कल रात का खाना कितना मजेदार था जब नाइटिंगेल और उसने मिलकर वो बर्ड्स किस मशरूम्स बनाए थे। नाइटिंगेल ने कुछ ज्यादा ही सॉल्टी बनाए थे, लेकिन उनका प्यार और मेहनत इसे मजेदार बना दिया था।
मैं आज कुछ नए प्लान्स शेयर करना चाहता हूँ, रोलैंड ने कहा। हमें अब सिर्फ अपने सपनों का बॉर्डर टाउन बनाना है, बल्कि एक ऐसा स्थल जहाँ सबको सम्मान मिले। जब रोलैंड ने अपने विचार रखने शुरू किए, तब लोग ध्यान से सुन रहे थे। उसने बताया कि कैसे नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, नए घर और दूसरी जरूरी चीजें बनाई जाएंगी। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम सब लोगों को सुविधा दे सकें। सबने उम्मीद से सुना और उनकी आंखों में एक नई उमंग थी। लोगों ने इस नए मौके को खुशी खुशी स्वीकार किया। हमारे पास एक नई समस्या है, रोलैंड ने जारी रखा। चर्च का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम एक साथ मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। आप सबका साथ बहुत जरूरी है। जब उसने ये कहा, तब लोगों ने एक साथ हाँ कहा, उनका जज्बा दिखाता हुआ। रोलैंड को इस खुशी का एहसास होता था और उसने सोचा कि वो अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। उस दिन की बात करते करते उसने सोचा कि अब उसका ध्यान कैसे आगे बढ़ाना है। हर चीज के लिए वक्त चाहिए होता है, लेकिन उसने देखा कि बॉर्डर टाउन की लोकप्रियता बढ़ रही थी और यह उसके लिए एक नया शुरुआत थी। चलो आज हम सब मिलकर कुछ खास करते हैं, रोलैंड ने कहा, और सब लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। यह एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां हर कोई एक साथ आगे बढ़ेगा, नए सपने देखेगा और एक नई कहानी लिखेगा। रोलैंड का पसीना बहते हुए कैसल की तरफ वापस आया। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एना ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। एना, रोलैंड ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एना ने अपनी खूबसूरत नीली आंखें झिलमिलाते हुए बोला, आइए मैं आपको एक सरप्राइज दिखाना चाहती हूँ। फिर उसने रोलैंड को एक कमरे की तरफ ले गया। रोलैंड ने दंग रहकर दरवाजा खोला और वहां खड़े रह गया। उसके सामने 12 विचेस 2 कतार में खड़ी थीं। सबसे आगे स्क्रोल और वेंडी खड़ी थीं। जब उन्होंने प्रिंस को देखा तो सबने अपने ड्रेस के कोने उठाए, घुटने के बल झुक गए और इज्जत से बो किया। थैंक यू प्रिंस रोलैंड, उन्होंने सबने एक साथ कहा। रोलैंड की आंखें चमक गई। ये सब क्या है? मुझे क्यों इतना इज्जत दे रहे हो? वेंडी ने पहले कदम लेते हुए कहा, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है रोलैंड। आज हम यहाँ आपकी मेहनत और हिम्मत को सेलिब्रेट करने आए हैं। स्क्रोल ने भी गंभीर होते हुए बोला, आपकी वजह से ही हम आजाद महसूस कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक नया शुरुआत है। रोलैंड की मुस्कुराहट और बढ़ गई। मैं आप सबके साथ इस नए सफर में हूँ। चलो मिलकर कुछ बदल देते हैं। विचेस ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें उमंग से भरी थीं। हाँ, उन्होंने एक साथ कहा। रोलैंड ने महसूस किया कि यह उनका पल है, जहां दोस्ती और एकता का इजहार होता है। उन्होंने इस पल को अपनी यादों में बसाने का फैसला किया, क्योंकि यह एक नई कहानी की शुरुआत थी। अगर आपको मांगा का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली के वीडियोस आते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।